प्यारे विद्यार्थियों, @यूनिक प्लस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 के फिजिक्स पार्ट 1 में आज हम लोग लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं। लास्ट चैप्टर हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंग। चैप्टर में बहुत कुछ है नहीं, लेकिन है भी बहुत कुछ। जो भी है उसको हम लोग देख रहे हैं कैसे क्या है। चैप्टर की जब शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे एक हेडिंग आती है विस्थापन धारा। क्या आती है भाई? एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा एक बार। एक्चुअल में होता क्या है, जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। अच्छा, परिवर्तन से पहले धारा प्रवाहित कैसे होती है बात करें तो आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, आवेशों के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन के फलस्वरूप धारा उत्पन्न होती है तो कभी कभी ऐसा क्या होता है, आवेश स्थिर रहता है फिर भी धारा प्रवाहित हो जाती है। अब यदि आवेश स्थिर है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस समय उस परिपथ में जो भी धारा होगी उस धारा को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे या फिर विस्थापन धारा कहेंगे। क्या? विस्थापन धारा वह धारा है। विस्थापन धारा क्या है भाई? वह धारा है जो किसी परिपथ में विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। किसके परिवर्तन के कारण? विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जी, अभी तक आपने बताया है कि जब चुंबकीय क्षेत्र यानी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अभी आप बता रहे हैं विद्युत क्षेत्र। तो भाइयों ध्यान दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के फलस्वरूप किसमें परिवर्तन होगा? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जब कोई विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है, मीन्स आवेशों का मूवमेंट नहीं होता है, तब इस परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं या फिर विस्थापन धारा कहते हैं। और इसको आई सफिक्स में स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई सफिक्स में स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में ये डेफिनेशन पूछी जाती है। अब बात ये करें कि विस्थापन धारा आती कहाँ है, तो विस्थापन धारा मैक्सवेल के समीकरण से आती है। किसके समीकरण से आती है? मैक्सवेल के समीकरणों से उत्पन्न होती है। मैक्सवेल ने क्या था, कुछ समीकरणों का अध्ययन किया था और उन समीकरणों से विद्युत धारा निकाली थी। जैसे कि विद्युत क्षेत्र में गास का परिमेय, चुंबकीय क्षेत्र में भी उन्होंने गास का परिमेय लगाया था, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम लगाया था, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। इन चारों रूलों को पढ़ करके उन्होंने एक स्पेशल टाइप के इक्वेशन को डिराइव किया था या व्युत्पन्न किया था। तो उन्हीं समीकरणों से विस्थापन धारा आती है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई डी से डिनोट करते हैं, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। मीन्स अगर हम लिखना चाहें तो आई डी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी होता है। यहाँ पे ये जो डी फाई ई लिखा हुआ है ये क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का, और dt का मतलब d ओवर dt हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उसके सापेक्ष में जो हो रहा है। एप्सिलॉन नॉट आप लोग जानते हैं क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? तो इस वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। ये हो गया, सॉरी 8.85 के बाद में 10⁻⁻12 भी लगेगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ये क्या हो गया? विस्थापन धारा होगी। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन धारा किससे उत्पन्न हो रही है? विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न हो रही है। अगर यही चुंबकीय क्षेत्र की बात की जा रही होती है तो ये डी फाई बी होता है, ई है, ई मतलब विद्युत फ्लक्स की बात की जा रही है। तो ये हो गई हमारी विस्थापन धारा। अब विस्थापन धारा के बाद में हम लोग क्या करेंगे? जो भी इसमें एक टर्म आया है मैक्सवेल का समीकरण, क्या आया है? मैक्सवेल के समीकरण। तो मैक्सवेल का जो समीकरण आया है वो किन सिद्धांतों की वजह से आया है? इन सिद्धांतों का हम लोग अध्ययन करेंगे और बात चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? इन सिद्धांतों का। इसमें पहला सिद्धांत है गॉस परिमेय। पहला सिद्धांत क्या है? विद्युत का गॉस परिमेय, ठीक है। जो फर्स्ट इसमें लेक्चर है, वो फर्स्ट पॉइंट है, वो है विद्युत का गॉस परिमेय।
दूसरा क्या है, चुंबक का गास परमीय, चुंबक का गास परमीय। अगला क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। अगला क्या है, फोर्थ नंबर पे जो आएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। ये 4 नियम थे। इन्हीं 4 नियमों की वजह से जो आया है क्या, मैक्सवेल का इक्वेशन आया है। जरा इनका क्या कहते हैं, न्यूमेरिक रूप में इनको देखने का प्रयास करेंगे। जब न्यूमेरिक रूप में इनको देखने का प्रयास करेंगे तो गास परमीय हमको क्या कहता है कि किसी फाई ई इज इक्वल टू जो होता है भाई, गास परमीय हमको क्या बताता है कि जो फाई ई होगा वो क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यही फाई ई क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए के बराबर होता है। जो फाई ई होता है, ठीक है, ई डी ए कास्ट थीटा के इक्वल, ई ए कास्ट थीटा के इक्वल होता है। ई ए कास्ट थीटा हमको इसका इंटीग्रेशन करने पर प्राप्त होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो गास परमीय है वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू 0 होता है। बात करें क्या, फैराडे वाला कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो माइनस डी फाई बी अपान में डी टी होगा। एम्पियर का परिपथीय नियम अगर ये हम लिखना चाह रहे हैं तो ये क्या होता है, इंटीग्रल बी डी एल, इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई होता था लेकिन यहाँ आई प्लस क्या हो जाएगा, आई डी हो जाएगा। आई डी क्या हो जाएगा भैया, विस्थापन धारा हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं 4 समीकरणों का यूज करके मैक्सवेल ने एक समीकरण बनाया। मैक्सवेल ने क्या बनाया, एक समीकरण बनाया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण कहते हैं। उन्होंने जिस समीकरण बनाया था वो जो आया था ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी का आया था बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये उन्होंने 2 समीकरण बनाया था। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को विद्युत चुंबकीय तरंग क्या करती है, फॉलो करती है। इन्हीं दोनों समीकरणों को क्या करती है, विद्युत चुंबकीय तरंग फॉलो करती है। यहाँ के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपान लैम्डा और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। अगर यहाँ पे जो टर्म आए हों, टर्मों की बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है तरंग दैर्घ्य, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, और न्यू इज इक्वल टू होता है आवृत्ति। मीन्स जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो रही है ये उसकी आवृत्ति हो जाएगी और ये उसका क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे जब बढ़ेंगे तो हमको क्या पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा, विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मैक्सवेल ने क्या किया है भाई, 4 इक्वेशनों का अध्ययन किया है। 4 इक्वेशनों के अध्ययन के आधार पर एक तरंग की व्याख्या करी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अंग्रेजी बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। डिफिनेशन क्या होगी भैया, विद्युत चुंबकीय तरंगे वह तरंगे होती हैं जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। तो ये आपकी डिफिनेशन लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है। विद्युत चुंबकीय तरंगे वह तरंगे होती हैं जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में परिवर्तन के कारण, मतलब कि जब उसका इलेक्ट्रिक
फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में चेंज होगा तो उसके कारण ये जनरेट होती है यानी उत्पन्न होती है। अब ये क्या करती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। इसमें कुछ गुण लिखा हुआ है। पहला गुण है विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अर्थात इनकी दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के लंबवत होती है। ये इसका पहला प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसका पहला प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? दूसरे में इसमें लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में निर्वात में भी चल सकती है और निर्वात में जो इनकी गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। बोले तो 3 लाख का मतलब ये हो गया कि ये प्रकाश की चाल से चलती है। किसकी चाल से चलती हैं? प्रकाश की चाल से चलती हैं। अगला इसमें क्या लिखा हुआ है? अगला पॉइंट अगर हम देखें, विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति आपस में संबंधित होते हैं, इनका गुणनफल प्रकाश की गति के बराबर होता है। तो ये भैया हम लोग कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं कि क्या C = n लैम्डा। कक्षा 11 में हम लोग क्या पढ़े थे? कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा था C = n लैम्डा, या हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो C = न्यू लैम्डा, जहाँ न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है और लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है। ठीक है, और C क्या है? प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की जो चाल होती है C बराबर क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये भाई आगे बढ़ेंगे तो इसी में एक स्पेशल टाइप की तरंग होती है। देखो अब इसमें लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक है रेडियो तरंगे। एक क्या है? रेडियो तरंगे हैं। दूसरा क्या है? माइक्रोवेव तरंगे हैं। दूसरा क्या है भाई? माइक्रोवेव तरंगे हैं। अगला क्या है? अवरक्त विकिरण है। अवरक्त विकिरण के बाद में है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश के बाद में क्या है? पराबैंगनी विकिरण है। पराबैंगनी विकिरण है। इसके बाद में फिर क्या है? एक्सरे है। और एक्सरे के बाद में लास्ट में जो आता है उसको हम लोग कहते हैं गामा रे। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गामा रे। तो ये जो विकिरण होता है ये इतने प्रकार का होता है: रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण, एक्सरे, गामा किरण। इनका क्या यूज है, कैसे क्या है, अभी आगे वाली स्लाइड में हम आपको यह भी बताएंगे। यहाँ पे जो रेडियो तरंगे होती हैं संचार का साधन होती है। माइक्रोवेव तरंगे होती हैं ये हीट क्रिएट करने के काम आती हैं। अवरक्त विकिरण ऐसा विकिरण होता है कि जो विजिबल नहीं होता है, दृश्य प्रकाश जिसमें हम चीजों को देख पाते हैं। पराबैंगनी विकिरण हानिकारक होता है, नाम सुने होंगे, ओजोन परत वातावरण की हमारी इससे रक्षा करता है। एक्सरे जिससे शरीर के किसी भी अंग की फोटो ली जाती है। एंड लास्ट में आता है गामा किरणें। गामा किरणें भी होती है। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे तो एक विशेष प्रकार की तरंग होती है, पेपर में कभी कभी पूछी जाती है कि आकाश तरंगे किसे कहते हैं? आकाश तरंग, इसको स्पेस वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस वेव कहते हैं। ये क्या होता है? आकाश तरंगे वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो वायुमंडल या अंतरिक्ष में चलती हैं और विभिन्न आवृत्तियों पर प्रसारित होती हैं। इन तरंगों का उपयोग संचार, प्रसारण, नेविगेशन और अन्य कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो इसकी डिफिनीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि आकाश तरंगे वह तरंगे होती हैं जो वायुमंडल या अंतरिक्ष में चलती हैं और विभिन्न आवृत्तियों पर प्रसारित होती हैं। इन तरंगों का उपयोग संचार, प्रसारण, नेविगेशन और अन्य कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार की होती हैं? इनमें जो 3 प्रकार आता है वो ये है: रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, उपग्रह संचार तरंगे। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं। या थोड़ा हो सकता है स्मॉल आप लोगों को दिख रहा हो तो थोड़ा अच्छे क्लियर करके जूम करके देख लीजिएगा। आकाश तरंगे वायुमंडल और अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक यात्रा कर सकती हैं। इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये जरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? ठीक, ये जो लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा बड़ा कर दें। इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है ये देखिएगा। संचार, मोबाइल फोन, रेडियो, टीवी। जो हम लोगों के मोबाइल फोन में, रेडियो में, टीवी में सिग्नल आता है कम्युनिकेशन के लिए, उसमें इन आकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है।
प्रसारण रेडियो, टीवी आदि में इनका उपयोग किया जाता है। नेविगेशन मीन्स गूगल से जो हम लोग मैप देखते हैं उनमें भी इन्हीं तरंगों का उपयोग किया जाता है। अनुसंधान, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, इन सब में भी इन्हीं तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका उपयोग हो गया। क्या हो गया? ये इसका उपयोग हो गया। किसका? आकाश तरंगों का। ये हो गया आकाश तरंगों का उपयोग। ठीक, अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या देख लेते हैं। एक आता है मुक्त आकाश में वेक्टर ई व वेक्टर बी के बीच संबंध। क्या आता है भाई? मुक्त आकाश में, मुक्त आकाश में वेक्टर ई व वेक्टर बी के बीच संबंध, के बीच संबंध। ये है मुक्त आकाश में ई व बी के बीच में संबंध है। ठीक है, अब जब मुक्त आकाश में इसके इन दोनों के बीच में हम संबंध निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संबंध निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका इक्वेशन पता होना चाहिए। तो अभी हमने बताया है कि मैक्सवेल के अनुसार, किसके अनुसार? मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार क्या होता है भाई? मैक्सवेल के अनुसार E इज इक्वल टू होता है वेक्टर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, और वेक्टर B इज इक्वल टू होता है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स होता है। ये दो चीज़ें होती हैं। इसको हम मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2। जहाँ का मतलब वेयर, के इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई अपान में लैम्डा होगा, और के इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई अपान में लैम्डा होगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा भाई? ओमेगा इज इक्वल टू होगा 2 पाई, न्यू होगा, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, लैम्डा प्रकाश का। अब इनमें संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। आई मीन डेल ई ओवर डेल टी फाइंड करेंगे, और साथ में डेल बी ओवर डेल, यहाँ पे डी लिख गया है, डेल टी फाइंड करेंगे। ये डेल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अगर किसी लेटर के आगे हमने डी ओवर डी टी लगा दिया तो इसे अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। और डेल ओवर डेल टी लगा दिए तो इसको पार्शियल डिफरेंशियल या आंशिक अवकलन, मैथमेटिक्स की भाषा में आंशिक अवकलन कहते हैं। जब इन दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इन दोनों का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा? आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा हमको माइनस के ई नॉट साइन ओमेगा, सॉरी साइन का कास हो जाता है, साइन का क्या हो जाता है? कास हो जाता है, कास ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा भाई? बी वाले टर्म का, तो बी वाले टर्म का हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा बी नॉट, ओमेगा क्या हो जाएगा? बी नॉट, यहाँ पे हो जाएगा कास ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। ओमेगा बी नॉट और क्या हो जाएगा? कास ओमेगा टी माइनस। अब होगा क्या? ध्यान दीजिए, ये जो आपने पोर्शन लिखा इसी से थोड़ा हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे क्या लिखेंगे? निर्वात के लिए। किसके लिए? निर्वात के लिए। एक्चुअल में होता क्या है? डेल ई ओवर डेल टी इज इक्वल टू होता है माइनस डेल बी ओवर डेल टी। जो वैल्यू हमने निकाली है उसी को रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। जो अभी फाइनल हम रिजल्ट देंगे सिर्फ आपको उतना याद रखना है। रिजल्ट कैसे आया उसके लिए मैं थोड़ा बहुत खटर पटर किए दे रहा हूँ, अदरवाइज इसको खटर पटर करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिली है माइनस के ई नॉट कास ओमेगा टी माइनस के एक्स मिली है। यहाँ माइनस पहले ही लगा हुआ है, लेकिन जो वैल्यू मिली है
ओमेगा बी नॉट, क्या मिला है ओमेगा बी नॉट, और क्या मिला है cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जो कटने वाला है उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये इतना चीज कट जाएगा और माइनस से माइनस कट गया। ई नॉट के नीचे लगा दीजिए बी नॉट को, तो ई नॉट बटे बी नॉट बराबर हो गया ओमेगा अपान के। ओमेगा की वैल्यू हमने लिखा है 2 पाई न्यू, अब इसकी वैल्यू लिखे हैं 2 पाई अपान में लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई लैम्डा ऊपर चला गया, तो ई नॉट बटे बी नॉट बराबर क्या हो गया न्यू लैम्डा, और न्यू लैम्डा को किससे डिनोट करते हैं, तो न्यू लैम्डा को सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। फाइनली हमको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट में हमको ये मिला कि ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी और बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही हमको रिजल्ट याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए भी, सबके लिए। कहने का मतलब मुक्त आकाश में या निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और विद्युत क्षेत्र का आयाम प्रकाश के आयाम का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मुक्त आकाश में चुंबकीय विद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। या यहीं से हम ये भी कह सकते हैं कि E बटे बी इज इक्वल टू सी। क्या कह सकते हैं, E बटे बी इज इक्वल टू सी। ठीक, तो यह भी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको एक आध न्यूमेरिकल भी देखने को मिल ही जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल ही जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अभिलक्षण लिखा हुआ है, तो यह भी हम लोगों ने देखा ही कि विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्पन्न की जा सकती हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए मीन्स इनके एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी जा सकती हैं। या यहाँ थोड़ा बात लिखा हुआ है, ये चीज है कि इनका वेग 1 क्या लिखा हुआ है भाई, 1/μ0 के बराबर होता है। अरे भाई हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि ये सी के बराबर होता है, हमको मूर्ख मत बनाया जाए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, वही जो प्रकाश की चाल होती है। ठीक, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तनों की दिशाएं परस्पर लंबवत होती है तथा संचरण की दिशा लंबवत होती है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, ये याद रखने वाली बात है क्या, कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए। किसके लिए भाई, ये जो लाइन हमने घेरी है इसको हम लोग एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अभी भी इनका कुछ लिखा हुआ है क्या, ये जो अभी हम लोग पढ़े थे थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या, ई नॉट बटे बी नॉट इज इक्वल टू सी कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन साथ साथ होते हैं। क्षेत्रों के महत्तम मान ई नॉट व बी नॉट मीन्स विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम एक ही स्थान पर तथा एक ही समय होते हैं। क्षेत्रों के महत्तम मानों का अनुपात सी के इक्वल होता है, जहाँ सी निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की चाल। वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वही जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है सेम वही लाइन यहाँ पे भी लिखी हुई है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर क्या कह रहा है भाई, इसी में क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व ये होता है और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व ये होता है। ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम टोटल ऊर्जा घनत्व निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल ऊर्जा घनत्व निकालेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल ऊर्जा घनत्व हमको ये मिल जाएगा। ठीक होता है। औसतन फिर क्या लिखा हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में औसतन ऊर्जा घनत्व विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में बराबर विभाजित हो जाते हैं। मतलब जितना इलेक्ट्रिक पार्ट हो जाएगा उतने मैग्नेटिक पार्ट हो जाएगा। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग में प्रकाशिक प्रभाव ई के कारण होता है। वैद्युत क्षेत्र हमारी दृष्टि को उत्तेजित करते हैं, जिससे हमें प्रकाश का अनुभव होता है। अतः वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत वेक्टर को प्रकाशीय वेक्टर भी कहते हैं। मतलब जो वैद्युत वेक्टर होता है उनके द्वारा हमें विजिबल रेज मिलती है, दृश्य प्रकाश मिलता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। फिर आगे क्या करेंगे, आगे ये चार्ट बना हुआ है, चार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें एक चीज नहीं लिखी हुई है
चलो आवृत्ति दी हुई है, हाँ चलो आवृत्ति दिया हुआ है तो तरंग दैर्ध्य आप लोग ये क्या कहते हैं, इस वाले फार्मूले से निकालेंगे कि C इक्वल टू एन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से C अपान में एन हो जाएगा, यानी कि ये 3 × 10 की घात 3 × 10 की घात 8 और बटे में ये 8 हो जाएगा। हाँ तो उसी से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है भैया, अगर ये वाला चार्ट पूरा का पूरा हम लोग देखें, कौन वाला चार्ट, ये वाला चार्ट पूरा का पूरा हम देखें, इस चार्ट में हमको आवृत्ति दी हुई है। आपको इस वाले चार्ट को पढ़ लेना, ऊर्जा के लिए कोई विशेष जरूरत नहीं है, और साथ में ही ये इतना लर्न कर लेना है कि ये हमें मिलते कहाँ से हैं, ये हमें मिलते कहाँ से हैं, इनका नाम क्या है। तो अभी हम लोगों ने जो लिखा था प्रकार, पहला तरंग कौन सा है, रेडियो तरंग है, माइक्रो तरंग है, औरक तरंग है, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरण, गामा किरण। रेडियो तरंग की आवृत्ति 10⁸ हर्ट्ज होती है, इसकी 10⁻10 होती है, 13, 14, 16, 18, 20 मीन्स ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। अब आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित तरंगों में से ऐसी कौन सी तरंग है जिसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, इसकी होती है, क्या होगी। अच्छा एक चीज और जान लीजिएगा, क्या जान लेना है, यहाँ पे हम आपको बता दें, एक है क्या आवृत्ति और एक है तरंग दैर्ध्य, एक है आवृत्ति और एक क्या है तरंग दैर्ध्य। पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए आपको बता रहे हैं तरंग दैर्ध्य। अगर आवृत्ति क्या है कम है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, इसका जस्ट उल्टा होगी, ज्यादा हो, क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ इसकी आवृत्ति कम हो गई तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसकी आवृत्ति इससे थोड़ा सा बढ़ी तो इसकी तरंग दैर्ध्य इससे थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक फ्लो बनाना चाहें, फ्लो क्या, इस तरीके से आवृत्ति बढ़ रही है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी, इस तरीके से जाएगी, मतलब तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। ये सबका लिखा हुआ है, ये इनका ऊर्जा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा, इनका कितना होता है, इसका लगभग की ये ईबी में लिखा हुआ है, इसका ये लिखा हुआ है, इसका ये लिखा हुआ है, ये यहाँ देखिए सबसे ज्यादा ऊर्जा गामा किरणों की होती है, ये ईबी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब क्या, ये यहाँ भी ये ऊपर वाला देखो, यहाँ माइनस में इसकी आवृत्ति क्या थी, कम थी, तो इसकी ऊर्जा माइनस हो गई, इसका भी माइनस में, इसका भी माइनस में, इसका थोड़ा पॉजिटिव आया, इसका थोड़ा सा ज्यादा आया, इसका के ईबी का मतलब हो जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या हो गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ईबी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, के ईबी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या हो जाएगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एम ईबी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अच्छा ये मन में सवाल आ रहा होगा, ये तो हो गया, इसको भैया पढ़ लीजिएगा, ये एलसी दोलित्र से उत्पन्न होगी, ये केवल यल परिपथ से, उत्तेजित परमाणु या अणु से, सूर्य, जलती मोमबत्ती, उत्तेजित परमाणु, ये दृश्य प्रकाश होगा, ठीक है। पराबैंगनी किरणें सूर्य या गैसों में वैद्युत विसर्जन करने पर उत्पन्न होती हैं, भारी नाभिक के निकट मंदित इलेक्ट्रॉन ले जाने पर यक्ष किरणें निकलती हैं, और गामा किरणें नाभिक के ऊर्जा यानी न्यूक्लियन संक्रमण से उत्पन्न होती हैं। एक चीज ये आ गया कि जो अभी हमको ईबी मिला है, ये ईबी को हम जूल में बदलें तो किसके बराबर होगा, ईबी को हम किस में बदलें, जूल में बदलें तो किसके बराबर होगा, तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अच्छा के ईबी कर लें तब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻16 जूल। चलो भाई ये तो होएगा के ईबी, एम ईबी कर लें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻13 जूल। ध्यान रखिएगा ये जो यम बना हुआ है इसको बड़वर का यम ही बनाएंगे, कौन सा यम बनाएंगे, बड़वर का। तो इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर यहीं पे क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसमें इतना ही, एक काम ये करना है आप लोगों को, इस चैप्टर में एक आध सवाल लगा लेना, क्या उसमें साफ साफ दिया रहेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का आयाम इतना है, तो चुंबकीय क्षेत्र के
विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत तरंग का आयाम इतना है तो चुंबकीय तरंग का आयाम ज्ञात कीजिए। ऐसा करके सवाल आएगा, उसको लगा लीजिएगा। फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, यही वाला लगेगा E0/B0 बराबर C, या लगेगा E/B बराबर C। इसी फार्मूले पर सवाल लग जाएगा, लगा लीजिए।